हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की हमारी पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज हमारे इस टॉपिक की 7वीं क्लास है। अब तक जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी भी जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, आज का पढ़ने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा था प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो प्रशासनिक संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, वो किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने जो केंद्र और राज्य के बीच जो सहयोग होते हैं उनके बारे में और जो कार्यों का जो पारस्परिक प्रतिनिधित्व होता है वो सब हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। उसके आगे का क्या है? उसके आगे का है अखिल भारतीय सेवाएं। अब ये अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, किस तरीके से इनका बंटवारा हुआ होता है, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये हम मतलब हमको और टॉपिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि और टॉपिक्स में हम इनका पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आएगा, आएगा इनका भी। लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, जो कि हमको पता होना चाहिए। हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या पावर्स सेंटर के पास होती हैं और क्या क्या पावर्स स्टेट के पास होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। ये नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि जो एग्ज़ाम में आएगा बस वो ही पढ़ना है। जो ये डिटेल में आपकी क्लास चल रही है, इसका पर्पज़ ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके। किसकी? पॉलिटी की, जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता हो। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं। अभी अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये क्या हैं और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दोनों के बीच में, केंद्र के और राज्य के बीच में, चलिए वो जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं या बटे हुए हैं। मतलब कोई भी अन्य जो संघ है उसी संघ की तरह केंद्र की, सेंटर की और जो राज्य की जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, वो भी क्या है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्र सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। अब इनको जो सेवाएं हैं इनको हम केंद्र सेवाएं या राज्य सेवाएं कहते हैं। तो इनमें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं में कौन सी सेवाएं होती हैं? जैसे हमारे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, है ना, ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन सेवाओं में क्या है? इन सेवाओं में अधिकारी केंद्र और राज्य के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। जो आईएएस वगैरह होते हैं, यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम निकाल के जो बनते हैं, तो वो क्या होता है, ये इससे जो अधिकारी बनते हैं वो केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो उच्च पद होते हैं उन पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति है और जो इनका प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग वगैरह है वो सब सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के ही तो बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो एग्ज़ाम आप देंगे तो आप जाएंगे तो किसी न किसी राज्य में ही किसी अधिकारी के पद पर, लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग होगी और जो आपकी नियुक्ति होगी वो करेगा कौन? वो केंद्र करेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या है? आगे है इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। ये जो सेवाएं होती है ना, इनको केंद्र और राज्य द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। क्यों? एग्जाम कौन कंडक्ट करा रही है? केंद्र करा रही है। नियुक्ति कौन कर रही है? केंद्र कर रही है। प्रशिक्षण वगैरह कौन कर रही है? केंद्र कर रही है। लेकिन अधिकारी के पद पर तो राज्य में ही जा रहे हैं ना, राज्य के अंदर ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से नियंत्रण इनका किया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे है, इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। कंप्लीटली जो नियंत्रण रहता है पूर्ण रूप से वो तो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन जो तात्कालिक नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार का रहता है। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा गया है, इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर आईएएस और भारतीय पुलिस के स्थान पर आईपीएस नाम दिया गया। आईएएस को जो नाम दिया गया सिविल सर्विस के पहले सिविल सर्विस होता था 1947 में, तो 1947 के बाद इसको आईएएस का नाम दिया गया, और जो भारतीय पुलिस के स्थान पर इसको आईपीएस का नाम दे दिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है। जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके रूप में मान्यता दी गई है? अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको मान्यता दी गई है। 1966 में भारतीय वन सेवा आईएफएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें हमको ये पता होनी चाहिए ज़रूर। देखो 1966 में क्या हुआ, जो भारतीय वन सेवा है इनको आईएफएस के को तीसरी अखिल भारतीय, पहली कौन सी आईएएस और आईपीएस थी, लेकिन जो तीसरी 1966 में जो बनी वो कौन सी? आईएफएस, जिसको अखिल भारतीय सेवा तीसरी बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आगे क्या है। आगे इसमें है, संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। अब जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 312 है, मतलब अनुच्छेद 312 है, संसद को, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसको राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो ही गई होगी आपको। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जो तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो इनका जो आवंटन किया जाता है वो राज्यों की नीड के, आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाता है, तथा इसमें प्रत्येक में समान स्तर के अधिकार होते हैं, और प्रत्येक में, हर एक में समान स्तर के अधिकार होते हैं, एवं उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है, और इनको समान वेतन मतलब सैलरी वगैरह समान प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वतंत्रता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये राज्य की जो स्वतंत्रता और संरक्षण की जो सीमित कर है, उसको क्या करती है, संरक्षण को सीमित करती है, और संविधान के जो संघीय सिद्धांत है उसका उल्लंघन भी करती है। इन सेवाओं का समर्थन निम्नांकित आधार पर किया जाता है। अब ये जो सेवाएं हैं इनका समर्थन किन किन आधारों पर किया जाता है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रख रखाव में, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो उच्च स्तरीय प्रशासन होता है उसके रख रखाव में। दूसरा आता है पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में। दूसरा आया कि पूरा जो देश है हमारा, पूरी जो कंट्री है उसके अंदर जो प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था है, उसको सुनिश्चित करने में। द नेक्स्ट वन इज के केंद्र एवं राज्यों के जो समूह हैं उनके हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। तो इसमें तीसरा क्या है, तीसरा इसमें जो बताया गया है, जो केंद्र और राज्य होते हैं उनके समूह के हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। तो इनमें इसका समर्थन है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें कहा गया है कि संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। उन्होंने ये कहा कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो द्वैध नीति है उसको सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। साथ ही साथ आगे ये कहते हैं, आगे इनका कहना है, सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं
प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। जो भी संघीय व्यवस्था होती हैं उनके अंदर क्या है, संघीय सिविल सेवाएं और जो प्रांतीय सिविल सेवाएं हैं ये पाई जाती हैं। कौन सी, संघीय और प्रांतीय सिविल सेवाएं, तो ये पाई जाती हैं। चलो आगे, आगे है भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा 2 प्रकार की सेवाएं होंगी, किंतु इनका एक अपवाद भी होगा। अब जो भारतीय संघ है उसके अंदर भी द्वैध नीति और 2 प्रकार की सेवाएं होंगी, लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है। इसका अपवाद क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है वो जानते हैं। चलो, तो वो क्या है, यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन की कुछ विशेष पद, प्रत्येक देश में जो देश है उसके अंदर प्रशासन के जो कुछ विशेष पद हैं, प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जो प्रशासन का जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों को पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो प्रशासन का स्तर है, जो प्रशासन का लेवल है, इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों को की दक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे बताया गया है संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्य को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। जैसे केंद्र के अंदर लोक सेवा होती है, मतलब अखिल भारतीय सेवा होती है, तो ऐसे ही हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने राज्य को, स्टेट को भी अधिकार दिया है कि वो क्या करें, अपनी लोक सेवा का गठन करें। अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए, और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय स्तर है, उनको क्या है, इनका क्या स्तर पर इनका आयोजन भी किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों को हेतु प्रशासकों के हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या है कि इसके द्वारा जो चयनित जो प्रशासक हैं उनके हेतु क्या है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके समान वेतन भत्ते हों, और साथ ही साथ इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको समझाया गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो किस किस हिसाब से केंद्र और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, बटी हुई हैं। चलो अब आगे जानते हैं ये लोक सेवा आयोग क्या है। क्या जानते हैं, लोक सेवा आयोग क्या है। तो आज ना लोक सेवा आयोग तक ही कर लेंगे, फिर एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है भारत के अंदर, वो किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध है उसके दोनों के, केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रशासनिक संबंध है इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट नहीं, जो भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर हमारा उसके बाद वित्तीय संबंध आ जाएगा। ठीक है, इससे ही आपको ये पता चल रहा है कि क्या क्या पावर स्टेट के पास होती है, क्या क्या सेंटर के, किस तरीके से चीज़ें बटी हुई होती हैं दोनों के पास, है ना। चलो अब हमारा आता है लोक सेवा आयोग। अब ये लोक सेवा आयोग क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। अब जो लोक सेवा आयोग है उसके क्षेत्र में जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं वो निम्नवत हैं। कैसे कैसे हैं, चलो तो पहला क्या आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग जो हैं, जो स्टेट के जो हैं लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति तो उनकी राज्यपाल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार। इसमें क्या है कि जो इसमें पूछा जाता है कि जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको हटाया किसके द्वारा जाया जा सकता है। तो ये लगता है कि जब नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो हटाएंगे भी राज्यपाल, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको हटा केवल कौन पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है, राज्यपाल को ये पावर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित
विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो संयुक्त राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। उससे संबंधित जो भी विधानमंडल है, यदि उनका कोई अनुरोध होता है तो उस कंडीशन में वो कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका पर्टिकुलर लोक सेवा आयोग वगैरह का इनका पर्टिकुलर टॉपिक भी आएगा, उसमें भी पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशंस है ना, उनके बारे में जान रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो हमको पता तो होगा ना ये चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर। इनमें भी हम टॉपिक वाइज सारा कर लेंगे। मतलब ये क्लास, ये जो पॉलिटी है, इसको कंप्लीट होने में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में पढ़ रही है ना, उनकी बात कर रही हूँ। जिनको आता है तो वो तो जो क्विक रिवीजन वाली क्लास है, जो बोर्ड वाली क्लास होती है, उन पर वो इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। यदि राज्यपाल अनुरोध करते हैं और राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देते हैं तो उसके बाद जो संघ का जो लोक सेवा आयोग है राज्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकता है। मतलब जिस तरीके से राज्य को ज़रूरत है उस हिसाब से वो कार्य कर सकता है। चलो लास्ट आता है हमारा इसमें लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता। मतलब जो लोक सेवा आयोग है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी जो योजनाओं के जो क्रियान्वयन है, संयुक्त भर्ती पद पर राज्यों की जो सहायता, मतलब 2 या अधिक राज्यों का यदि अनुरोध है, सहायता करता है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अनुरोध करते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, संयुक्त भर्ती आदि कराए आदि पर राज्यों की जो सहायता है वो करता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें सेंटर से, केंद्र से, जब, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हमारा लोक सेवा आयोग। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें आपको पता चल गया होगा लोक सेवा आयोग के बारे में और अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उनके बारे में कि ये एग्जैक्ट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, अब कल जो हम पढ़ेंगे वो एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझ भी आई है तो आप कमेंट में बताइएगा, जैसे भी है, समझ आई है, अच्छी लगी है, जो भी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों तक भी इस क्लास का जो लिंक है वो और जो इस चैनल का लिंक है उसको भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।